हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 23 जनवरी 2021 के करंट अफेयर। इन करंट अफेयर्स को अलग अलग सोर्सेज से बनाया जाता है जो हमारी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में आने वाली न्यूज़ को कवर किया जाता है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो या फिर जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक है हमारा द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020। द इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? हाल में सरकार ने बिजली उपभोग के नए नियम लागू किए हैं और इन नियमों के तहत कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं। जिसमें पहली गाइडलाइंस है, इन नियमों के तहत मेट्रो शहरों में 7 दिन तथा अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी कि इस रूल में यह कहा गया है कि जो मेट्रो शहर है उनमें 7 दिन के अंदर और जो नगरपालिका क्षेत्र है उनमें 15 दिन में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन के अंतर्गत बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ इस नियम के अनुसार बिना मीटर के कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि इस नियम में यह बोला गया है कि बिना मीटर के अब कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, बिजली 7वीं अनुसूची के तहत संवर्ती सूची का विषय है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजली आखिर किस कैटेगरी में आता है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत इसको किस लिस्ट में रखा गया है। तो आप बताओगे 7वीं अनुसूची के तहत इसको संवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में इसको रखा गया है। ये आपको याद रख लेना है इसके बारे में। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। अपना अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये? यह 37 देशों का अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। यानी कि OECD क्या है? एक प्रकार का आर्थिक संगठन है और इसमें मुख्य रूप से यूरोप के देश शामिल हैं और उन्हीं यूरोप के 37 देशों का यह अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। यह अपने आप में जानने वाली बात है कि भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। तो कंफ्यूज करने के लिए यही पूछा जाता है कि क्या OECD का भारत सदस्य है या नहीं है। तो आपको याद रखना है नहीं। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो है संप्रति सैन्य अभ्यास के बारे में। अभी हाल में ही खबरों में था ये संप्रति सैन्य अभ्यास। जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये। भारत तथा बांग्लादेश की सेना के बीच इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया जाएगा और यह वार्षिक अभ्यास है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में होता है ताकि किसी भी खतरे से दोनों सेनाएं साथ में आकर निपट सके। इसलिए इस सैन्य अभ्यास को किया जाता है और यह इसका 10वां संस्करण है। यह भी आपको याद रख लेना है। एक साल यह बांग्लादेश में तथा एक साल भारत में किया जाता है। इस तरह यह अभ्यास किया जाता है। तो आपको याद रखना है संप्रति सैन्य अभ्यास किसके बीच में है? भारत तथा बांग्लादेश के बीच में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पार्लर प्लेटफॉर्म को लेकर है। काफी ज्यादा न्यूज में है, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। सो ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये पार्लर प्लेटफॉर्म? यह एक प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को ट्विटर के प्रतिरूप में बनाया गया है। देखो अभी हाल में ही क्या हुआ, ट्विटर के द्वारा एक्स अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। तो उसी को देखते हुए वहां के लोगों के द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम है पार्लर प्लेटफॉर्म। लेकिन हाल में ही क्या हुआ है, हाल में और ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। क्या हुआ, आईफोन तथा जो गूगल प्ले स्टोर था उन्होंने इस पार्लर प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया कि अब ये यहां पे नहीं रहेगा, लोग इसको बाहर से डाउनलोड करेंगे, हम लोग अपनी सर्विसेज पे प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा इसको लेकर। तो ध्यान रखना है आपको। अगला हमारा टॉपिक है आयरन अयस्क नीति 2021। क्या है ये? आयरन ओर पॉलिसी 2021 के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। रेलवे मंत्रालय ने लौह अयस्क वितरण तथा परिवहन के लिए इस नीति को जारी किया है। तो अपने आप में काफी इंपोर्टेंट नीति है ये। इसको जारी किया गया है हाल में ही। किसके द्वारा? रेलवे मंत्रालय के द्वारा। यहां पर कंफ्यूज किया जा सकता है आपको कि आयरन अयस्क नीति है तो हो सकता है आप बोल दे कोयला खनन मंत्रालय के द्वारा किया गया है या फिर कोई और। तो आपको याद रखना है आयरन अयस्क नीति अभी हाल में ही रेलवे मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है जिससे कि लौह अयस्क वितरण व परिवहन को आसान बनाया जा सके। इससे लौह अयस्क की परिवहन गतिविधियां आसान हो जाएंगी। सरकार के द्वारा इसे 10 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि काफी ज्यादा आसान हो जाएगा इससे परिवहन की सुविधा, ताकि आसानी से लौह परिवहन एक जगह से दूसरी जगह स्थान पर ले जाया जा सके। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है ये। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो शाहीन 3 मिसाइल के बारे में है। ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान के द्वारा इस मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है हाल में ही।
यह परमाणु संपन्न सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। बस इतना याद रखिए। शाहीन 3 मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान से संबंधित है, और यह परमाणु संपन्न मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार कर सकती है और इसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। अगला टॉपिक है हमारा विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, बीडी सावरकर के बारे में। देखो अभी हाल में ही हुआ क्या है कि यूपी के एक एमएलसी ने इनकी आलोचना करते हुए कहा कि यूपी विधानसभा की गैलरी में इनकी फोटो नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि इससे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का असम्मान होगा। इसके कारण, ये कंट्रोवर्सी के कारण विनायक दामोदर जी काफी न्यूज में रहे, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनका जन्म 28 मई 1883 में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इनके द्वारा आंदोलनकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मित्र बेला नामक संगठन की स्थापना की गई। साथ ही इनके द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई और साथ ही यह तिलक की स्वराज दल के सदस्य भी बने, तिलक के स्वराज दल के ये सदस्य भी रहे, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा इनका मानना था कि अगर हमें देश से अंग्रेजों को आजाद कराना, मतलब देश को अंग्रेजों से आजाद कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें आंदोलनकारी गतिविधियां करनी पड़ेंगी, रेवोल्यूशनकारी गतिविधियां करनी पड़ेंगी, तभी जाकर ये यहां से जा सकते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है यहां पर बीडी दामोदर सावरकर के बारे में, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन सरदवा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन सरदवा क्या है? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा देश की पश्चिमी सीमा पर इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। देश की पश्चिमी सीमा मतलब गुजरात तथा राजस्थान वाले क्षेत्र में इस ऑपरेशन का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा। अब क्वेश्चन उठता है क्यों किया गया है? ताकि इस क्षेत्र की चौकसी को बढ़ाया जा सके। अभी हमारी 26 जनवरी की परेड है, तो इस एरिया में घुसपैठ ना हो, इसलिए ऑपरेशन सरदवा की शुरुआत की गई है राजस्थान व उसके आसपास क्षेत्र की चौकसी बढ़ाने के लिए। बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा, बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह गृह मंत्रालय के तहत रहकर कार्य करता है। यह भी आपको याद रख लेना है बीएसएफ के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आसियान सचिवालय में नए भारतीय राजदूत। तो हाल में ही आसियान सचिवालय के अंतर्गत नए भारतीय राजदूत की नियुक्ति की गई है और ये कौन है? भारत सरकार ने जयंत खोबरागड़े को नया राजदूत बनाया है और यह 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। इनको अभी हाल में ही आसियान सचिवालय में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, आसियान के बारे में थोड़ा। दक्षिण पूर्व देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के आधार पर हुई थी। इसमें 10 देश शामिल हैं, साथ ही इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। तो आपको याद रख लेना है 10 देश हैं इसमें, और आपको याद रखना है 1967 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, और भारत इसका सदस्य नहीं है। याद रखना है भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोयला मंत्री पुरस्कार। क्या है ये? कोयला मंत्री पुरस्कार। हाल में ही कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड की 3 कंपनियों को यह पुरस्कार दिया है। इस दौरान प्रोजेक्ट पैसन की शुरुआत की गई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? हाल में ही कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोल इंडिया की 3 कंपनियों को पुरस्कार देने की बात की है और इसी दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट पैसन की शुरुआत की। और ये 3 कोयला कंपनियां कौन सी हैं? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये आपको याद रख लेना है इनके बारे में। खास करके ये जरूर याद रखना है प्रोजेक्ट पैसन हाल ही चर्चा में रहा, यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आप बताओगे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम का फेवरेट, सो ध्यान से सुनिएगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का यह 16वां संस्करण है, तो ये आपको याद रखना है, इसका 16वां संस्करण है जो जारी की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मानव के सामने संक्रामक रोग, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास व प्राकृतिक संसाधनों का संकट प्रमुख है। यानी कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले समय में मानव इन सारे संकटों का सामना करेगा। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो आपको याद रखना विश्व आर्थिक मंच यानी कि WSF के द्वारा इस रिपोर्ट को, WEF होगा बच्चों, ये EF इकोनॉमिक फोरम होगा ना, ठीक है, के द्वारा इसे जारी किया गया है। अब इसके बारे में, विश्व आर्थिक मंच के बारे में, यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद लोंगोप्स प्रोजेक्ट, अगेन इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। लोंगोप्स प्रोजेक्ट क्या है? जापान तथा ब्रिटेन के द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, जापान तथा ब्रिटेन के द्वारा सह रूप से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और होगा क्या इसमें? इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों देश नई परमाणु प्रौद्योगिकी को विकसित करने का कार्य करेंगे, जिससे कि पर्यावरण को और ज्यादा स्वच्छ बनाया जा सके और स्वच्छ एनर्जी को जनरेट किया जा सके। इसलिए लोंगोप्स मिशन की शुरुआत किसने? जापान व ब्रिटेन के द्वारा की गई है। तो ये आपको याद रख लेना है।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या है? 2008 से प्रत्येक 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। कब? 2008 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत सरकार ने इस पहल की शुरुआत की थी 2008 में। ठीक है, यह है राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी को। इसके साथ साथ एक और बात आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में घोषणा की थी कि 2012 की घोषणा के बाद प्रत्येक साल 12 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय 12 दिवस को मनाया जाता है जबकि राष्ट्रीय 24 जनवरी को मनाया जाता है और ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको याद रख लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है, माइकल एंड शीला हेल्थ पुरस्कार 2021। ध्यान से सुनिए, अगेन इंपोर्टेंट। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ, ये गणितज्ञ है यहाँ पे, गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को यह अन्य उनके 3 सहयोगियों के साथ उनको पुरस्कार यह दिया गया है, जिसमें भारतीय गणितज्ञ कौन, निखिल श्रीवास्तव जी भी शामिल थे। उन्हें यह पुरस्कार श्री रामानुजम के सिद्धांतों को सुलझाने के लिए दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने श्री रामानुजम की जो मैथ्स की थ्योरी थी उनको सुलझाने का काम किया है, इस वजह से उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। प्रत्येक साल की 24 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ये इसकी थीम है इसकी, सो आपको याद रख लेनी है इसकी थीम। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। आई थिंक आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैक K9 QRT। क्या है ये? क्रैक K9 QRT। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन सीधा सीधा यही बना लेगा। हाल ही चर्चा में रहा क्रैक K9 QRT क्या है? तो यह है क्या है? यह भारतीय तिब्बत पुलिस बल की डॉग स्क्वाड है, यानी कि जो कुत्ते होते हैं सेना में उनकी स्क्वाड है। यह स्क्वाड इस साल 26 जनवरी की परेड सुरक्षा में भाग लेगी। ये इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में था। क्रैक K9 QRT क्या है? तो ये ITBP की डॉग स्क्वाड है जो आपको याद रख लेनी है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है घर तक राशन उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल वितरण इकाइयों की शुरुआत। किसके द्वारा की गई है? तो हाल में ही आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोरोना काल में घर तक राशन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा की गई है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इससे पहले दिल्ली सरकार के द्वारा भी ऐसी ही मुहिम चलाई गई थी जिससे कि लोगों के घर तक राशन की सुविधा पहुंचाई जा सके। और आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा, यहाँ के सीएम है श्री जगन मोहन रेड्डी जी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आपको याद रख लेना है, आंध्र प्रदेश एकमात्र देश का एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और साथ ही आपको याद रखना है 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला यह पहला राज्य भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर, जिनको अलग अलग सोर्सेज से मैंने तैयार किया है, जिसमें हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं। अगर आपको यह सीरीज पसंद आती है, अगर आप इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने बनाता रहूं। और हाँ, आज का जो मैंने कंटेंट तैयार किया है, जो फॉर्मेट है, बताएं क्या ये फॉर्मेट सही रहेगा या पुराना वाला फॉर्मेट फिर से उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस पर भी अपनी राय दें, एक कमेंट करें ताकि मैं इस पर काम करूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।